Hello everyone, welcome back. So this is our next lecture. In previous lectures we have learned about the inertia and the Newton's first law of motion. Okay, inertia के बारे में और न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ था उसके बारे में हमने स्टडी किया था. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, रिवाइज कर लेते जल्दी से. इनर्शिया क्या चीज़ है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट if a body is in rest or in motion will continue to be in rest or motion until unless an external force is applied on it, है ना. जब तक let us say suppose that an a body, suppose that we have taken a body here, it's a surface, now it is in rest, so it will continue to be in rest. This body is in rest, it will continue to be in rest until unless an external force is applied on it. This force may move this body or may not move this body, but it will depend on the magnitude of this force, isn't it. ये जो फोर्स हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, ये फोर्स ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इस बॉडी को मूव करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता. ये डिपेंड करता है कि फोर्स का अमाउंट क्या लगा हुआ है. तो अगर सपोज दैट इफ द फोर्स इज सफिशिएंट टू मूव दिस बॉडी, देन in that case the body will start moving in this direction and we will say that body has started to move and it has come in motion. ये मोशन में आ चुकी है, ठीक है. लेकिन अगर सपोज करो कि बॉडी के ऊपर लगने वाला जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये सफिशिएंट नहीं है इस बॉडी को मूव कराने के लिए, तो उस केस में क्या रहेगा. उस केस में ये बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन बट इट विल टेंड टू मूव. ये क्या करेगा, इट विल टेंड टू मूव, है ना. टेंड टू मूव का मतलब क्या हो गया कि ये उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है. मोशन में आया नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट लॉ. और इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि सपोज दैट ए बॉडी इज़ इन मोशन. हमने कहा कि ये सपोज करो ये वी वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है, ठीक है. अभी ये मोशन में, तो इसकी मोशन को रेस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. जब हम इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उस केस में एक पॉइंट पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और it will continue to be in motion until unless an external force is applied on the body. Clear है. So this is our first law of motion. Now what is inertia. inertia को समझने के लिए okay, now what is inertia. So inertia क्या चीज़ थी, inertia is the property of mass. ये क्या चीज़ है, पहली चीज़, it is the property of मास. ये किसी भी मास की प्रॉपर्टी होती है. किसी भी बॉडी के अंदर मास है, उस मास किसी भी बॉडी में मास है तो वो उसके अंदर इनर्शिया ज़रूर होगा, ठीक है. अब वो क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मास तो है, लेकिन इसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है, इट अपोजेज द कॉज ऑफ चेंज, द कॉज ऑफ चेंज इन इट. ये क्या करता है, इट अपोजेज द कॉज ऑफ चेंज इन इट. जैसे सपोज करो हमने क्या किया था, ये बॉडी बनाई, ठीक है. ये हमने सरफेस ले लिया, इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी जो है पर्टिकुलर वी वेलोसिटी से चल रही है. अब हमें पता है कि ये वी वेलोसिटी चलती रहेगी. अच्छा, अगर मुझे इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के जो वी वेलोसिटी चल रही है, इस वी वेलोसिटी को मुझे ज़ीरो कर देना है, यानी कि इसकी मोशन को मुझे रेस्ट में ले आना है. तो मोशन को रेस्ट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा. लेकिन अगर इसका सपोज कर लो कि इस बॉडी का जो मास था वो 10 kg था, ठीक है, और फोर्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का. तो अब मुझे बताइए ये 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये 10 kg की जो बॉडी है ये इजीली रुक जाएगी क्या, अपोज तो हो रहा है, अपोज हो रहा है. तो ये इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो है वो आएगा, लेकिन क्या वो इसको जल्दी से रोक पाएगी. अब इसी के साथ में सपोज करो एक केस तो हमने ये ले लिया, दूसरा केस हम इसी पे ले लेते हैं कि हमने अब यहाँ पे एक और फोर्स लगाया जो कि 5 न्यूटन का है. पहला केस में फोर्स जो था वो 1 न्यूटन का था, सेकंड केस में फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है.
नाउ टेल मी विच फोर्स विल bring this body of mass 10 kg in rest first। इन दोनों में से पहले कौन बॉडी को रेस्ट में लाएगा? ऑब्वियस सी बात है 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। लेकिन यही 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम किसी 100 kg की बॉडी जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इस 100 kg की बॉडी के ऊपर लेके आएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या इजीली रोक पाएगा? अभी इजीली नहीं रोक पाएगा। अब इसके लिए हो सकता है हमें 50 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी के अंदर चेंज लाने के लिए हमें एक्सटर्नल एफर्ट जो लगाना पड़ रहा है वो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा काम 5 न्यूटन से हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 5 न्यूटन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इसके ऊपर ज़्यादा, तो उस केस में हमें 50 न्यूटन तक का फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये क्या कर रहा है? ये कॉज ऑफ चेंज का अपोज करता है। तो अब बॉडी का ये जो 100 kg है या 10 kg की जो बॉडी है, इसका जो इनर्शिया वो क्या कर रहा है? इनर्शिया इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर जो चेंज आएगा, सीधी बात है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो चेंज आएगा, इस चेंज का ये अपोज कर रही है। ये कहती है कि अब मैं ये मुझे रोकना चाह रहा, मैं इतनी जल्दी रुकूंगा नहीं। ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो कहेगा कि अरे 5 न्यूटन का फोर्स है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं इतनी जल्दी नहीं रुक सकता। लेकिन 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इसका ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएगा। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या कहता है? इट अपोजेज द कॉज ऑफ चेंज, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, कॉज ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? वो कॉज जिसकी वजह से चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, दिस इज फोर्स। इट अपोजेज द कॉज ऑफ चेंज इन द बॉडी। क्लियर है? सो ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया हमने देखे थे 3 टाइप के होते थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी की इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता था कि कोई बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन कहता था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी until unless an external force is applied, ठीक है। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा जो कि है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या चीज़ है? तो मोमेंटम को समझने के लिए इतना सा ध्यान रखते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो ये हमारे पास में एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल का मास जो है वो है 100 ग्राम। क्लियर है? अब इस 100 ग्राम की जो बॉल है इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करता हूँ किसी वॉल के ऊपर। ये सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे ये वॉल बन गई, ओके। अब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 100 ग्राम की जो बॉल है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको थ्रो किया। तो थ्रो किया तो क्या करेगा? ये बॉल जाएगी यहाँ पर टकराएगी और टकरा के दूसरी डायरेक्शन में ये लौट जाएगी। क्लियर है? नाउ सपोज दैट वी हैव ए गन। हमारे पास में एक गन है, ठीक है। ये हमने गन बना दी, इसका ट्रिगर बना दिया, ओके। नाउ अब इस गन से हमने क्या किया? एक बुलेट को फायर किया। ये जो बुलेट है ये सपोज़ करो खिलौना वाली थी या फिर हमने कौन सी मान ली, सपोज़ करो इस बुलेट का जो मास है वो हमने ले लिया 50 ग्राम, ठीक है। लेकिन ये जो गन फायर करने के बाद में इस 50 ग्राम की जो बुलेट है इसकी स्पीड जो निकली वो कितनी निकली? वो अब निकली सपोज़ करो 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हमने गन से बुलेट को फायर किया 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो बुलेट है वो बुलेट का मास सपोज कर लो 50 ग्राम ना लेते हैं, इसको हम 10 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? चलो 50 ग्राम ही ले लेते हैं,
10 ग्राम की बुलेट कुछ ज़्यादा ही हल्की हो जाएगी ना। तो ओके, तो अब क्या किया हमने, इसको फायर किया। तो फायर करने के बाद में जब ये बुलेट वॉल से टकराएगी तो उस केस में क्या होगा, ये टकरा के वापस लौट के आ जाएगी क्या। अब इस केस में ये वापस टकरा के लौट के नहीं आ सकती, ये क्या करेगी, ये यहीं पर एक इसके बराबर का एक होल बना देगी, जहाँ पे आपने फायर किया वहीं पे ये होल बना देगी। अब हमने इसको भी एक तरीके से थ्रो किया और ये जो बुलेट है इसको भी थ्रो किया। थ्रो करने का मतलब हमने फायर किया, ठीक है। दोनों ही चीज़ों को हमने एक तरीके से थ्रो किया। तो दोनों का इफ़ेक्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है, दोनों का इफ़ेक्ट डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के मोमेंटम में डिफरेंस है, दोनों के मोमेंटम में डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हुआ, मोमेंटम क्या है, बेसिकली मोमेंटम जो होता है बॉडी का जो मास होता है और उसकी जो वेलोसिटी है, बॉडी का जो मास है और उसकी वेलोसिटी है, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले बॉल का इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो अगर मैं बॉल का जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, बॉल का मास कितना था 100 ग्राम, तो ये जो 100 ग्राम है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोग्राम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब कन्वर्ट ये कैलकुलेशन किया जाता है तो उस केस में सभी को हमें एक यूनिट में रखना होता है, एक ही यूनिट सिस्टम के अंदर। नाउ और इसका जो मास है वो तो 0.1 किलोग्राम हो गया, लेकिन इसकी स्पीड है वो कितनी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आती है बुलेट की बारी, ठीक है। बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास है सिर्फ 50 ग्राम। तो 50 ग्राम है तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे केजी में तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 केजी। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 50 मीटर पर सेकेंड से तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये देखिए बॉल के कंपैरिजन में बुलेट का मास जो है लगभग आधा है, लेकिन बुलेट जो है वो पेनिट्रेट कर जा रही है, बॉल पेनिट्रेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि बॉडी जो बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसने सामने वाली वॉल के अंदर एक होल बना दिया, लेकिन बॉल का मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसमें होल बना सके। आगे बात समझ में। अब इसी चीज़ को एक और एग्जांपल लेके समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि जैसे एक आप बॉल है, बॉल थ्रो करते हो किसी कांच के ऊपर, शीशा जो है शीशे के ऊपर थ्रो किया आपने, वो बॉल जो है शीशे से टकरा कर वापस आ सकती है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर है उसको फेंक के मारते हो तो वो क्या करता है, वो उसको स्ट्राइक करता है और तोड़ देता है। यहाँ पर भी फ़र्क इस चीज़ का आता है कि भाई आपने जो पत्थर लिया था, छोटा पत्थर लेंगे, कंकर टाइप का लेंगे तो वो क्या करेगा, वो जाएगा टकरा कर वापस आ जाएगा, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे बड़ा पत्थर लेंगे तो उस केस में क्या होगा, बड़े पत्थर का मास ज़्यादा है और हमने उसको सेम अगर वेलोसिटी दी तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट ज़्यादा आया, यानी कि उसका मोमेंटम ज़्यादा आया, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो ये क्या कहेगा, इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम इसको क्या लिखेंगे, मोमेंटम को, ओके इसको इरेज कर देते हैं। नाउ इसके लिए हम सॉरी हाँ, अब इसके लिए क्या करेंगे, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द, इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट of mass and velocity of the body. It is a combined effect of mass and velocity of the body and is calculated by the product of mass and velocity, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी। ये क्या किया जाता है, इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। अब इसको डिनोट करने के कई सारे तरीके हैं, कोई रॉ से भी डिनोट करता है, कोई पी से डिनोट करता है।
ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस चीज़ से डिनोट कर रहे हो, लेकिन डिनोशन वहाँ पे जहाँ पे भी करो आप उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे टर्म्स को लेते हैं जो कि यूनिवर्सली हर जगह वही सेम टर्म ली जाती होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। अब मास को किस में लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको जनरली किलोग्राम में यूज़ किया जाता है, और वेलोसिटी जो है ये मीटर पर सेकेंड में यूज़ होती है। तो यूनिट क्या बन गई, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है मोमेंटम। इसका जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं, इसमें अगर ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमने निकाला है, ये यूनिट सिस्टम एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम जो होता है उसके अंदर इसकी यूनिट है। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में हमें कैलकुलेट करना होगा तो उस केस में क्या कहेंगे, उस केस में किलोग्राम जो है ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोग्राम विल कन्वर्ट इन ग्राम एंड मीटर विल कन्वर्ट इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड विल रिमेन एज सेम। तो ये हो गई सीजीएस सिस्टम की यूनिट, और ये क्या है, ये एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। एमकेएस का मतलब क्या हो गया, मास मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ मोमेंटम है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये जितने भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फेयर कॉपी में नोट होनी चाहिए। कोशिश करो कि जैसे जैसे लेक्चर साथ साथ पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाएं। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो मोमेंटम हमने पढ़ा ये लीनियर है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई बॉडी मोशन में है तो उस केस में उसका मोमेंटम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। क्लियर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। सो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन फाइंड आउट करना है रेट। तो पहले चेंज जो होता है, अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और वेलोसिटी इनिशियली उसकी v1 है, तो उस केस में इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इसको मैं p1 से लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी1। और सपोज़ करिए कुछ टाइम के बाद में इसका फाइनल हो गया p2, इसकी वैल्यू आ गई m इंटू वी2। अब मास तो कांस्टेंट है, मास तो बॉडी का चेंज होने से रहा, तो उस केस में वेलोसिटी जो है सिर्फ वही चेंज होगी। तो जो चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि p2 माइनस p1। तो डेल्टा p की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी mv2 माइनस mv1। क्लियर है, अब यहाँ से देखो डेल्टा p तो पता चल गया, अब ये कह रहा है द रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये है रेट ऑफ चेंज। अब लॉ के ऊपर आते हैं हम, क्या कहता है, ये कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो इसका मतलब हो गया जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये है न्यूटन का सॉरी ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, मैं फर्स्ट लिख दिया इसको। दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जितने भी टॉपिक आपको बताए गए, ये इस चीज़ को वापस से रिपीट कर लेना है और समझ लेना अच्छे से, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप शाम को क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? थैंक यू।